नहीं होना चाहिए, आप लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिस तरीके से मैं गाइड करती जा रही हूँ, यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड। हाँ जी सीमा, यस बोलिए बेटा। सभी को गूगल मीट यूज करना आता है ना प्रॉपर? कोई डाउट है इसके अंदर? नो मैम। चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार आपका सिलेबस दिखा रही हूँ। अभी आपको पता है ना कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, ये बात सबको पता है? सिलेबस चेंज हुआ है नीट का, बताइए। यस मैम पता है। ये देखिए, ओके आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपका माइक ऑफ रहना चाहिए। अभी देखो यूनिट 1 में अभी नहीं करा रही हूँ, आप लोग यूनिट 1 खुद करेंगे क्योंकि ये बेसिक है। एंड आप लोग ऑलरेडी ग्रेविटेशन या आरबीडी पे पहुंच चुके हो, तो आई होप आपको ये चीज आती होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, ठीक है। मेरा अभी जिस नंबर से मैंने मैसेज किया आपके ग्रुप पे, उस नंबर पे आप अपने डाउट, कोई भी दिक्कत है, कोई चैप्टर कोई टॉपिक जिसमें समस्या हो रही है, वो आप मेरे को वहां पर इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिजिक्स एंड मेजरमेंट में जो आपको यहाँ पर टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर इन मेजरमेंट, डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो आप लोगों ने स्क्रू गॉज 1 ईयर कैलिपर पढ़ा है? पढ़ा है सबने? नो मैम, वो न्यू बुक में नहीं था। न्यू बुक में नहीं था। पहले क्या होता था, वो यहीं पर लिखा होता था सिलेबस पे, अभी वो लिखा नहीं है, बट वो डिलीटेड नहीं है। इस पीडीएफ के, पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इस पीडीएफ के एंड में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स नाम से एक पैराग्राफ है, उसके अंदर 1 ईयर कैलिपर और स्क्रू गॉज मेंशन है। तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपको 1 ईयर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज करना है, छोड़ना नहीं है, वो डिलीटेड नहीं है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के अंदर वो मेंशन है। क्लियर है ये बात सबको? सबको क्लियर है? आपको अपना सिलेबस टिप पे होना चाहिए बेटा, ठीक है। 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गॉज करना है। अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं आप लोगों के साथ मेरा बिटली लिंक शेयर कर रही हूँ। बिटली लिंक पे मैंने स्क्रू गॉज और 1 ईयर कैलिपर, एक और सेक्शन आप लोगों का एक टैब बनाया मैंने, ठीक है। 11th नीट नाम से ही मिलेगा आप लोगों को, आपका जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ओपन करेंगे, वहां पर आपका जो क्लास में चीजें होती जाएंगी वो वहां पर अपडेट होती जाएंगी। उसके अलावा भी एक और टैब है जिसके अंदर आप फिजिक्स एंड मेजरमेंट 11th क्लास की टैब में चेक करेंगे, वहां पर ऑलरेडी 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गॉज मैंने करा रखा है। जस्ट गो थ्रू इट, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। इसमें जो टॉपिक डिलीटेड है वो आपके पास प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ये एक टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है। क्लियर है? एंड सर्कुलर मोशन डिलीटेड है, रेस्ट सब है यहाँ पे, जितना भी पहले था वो अब भी है। लॉस ऑफ मोशन में भी कुछ डिलीटेड नहीं है, वो सारा है। वर्क एनर्जी पावर में भी कुछ डिलीटेड नहीं है, वो सारा है। तो अभी मैं सिर्फ आपको यूनिट 4 तक बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यूनिट 1 में एक चीज, यूनिट 1 और यूनिट 2 में एक एक दो दो टॉपिक छोटे छोटे डिलीट हुए हैं। 1 में कौन सा था? एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एंड काइनेमेटिक्स में क्या था? काइनेमेटिक्स में क्या था बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये डिलीटेड है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? 4 यूनिट का मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके अलावा मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम अगले यूनिट्स पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी आप भूल जाओगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन अपने लेक्चर की, जो हमें आज पढ़ना है। हाँ जी, विजिबल है सबको? विजिबल है? यस मैम। एक मिनट, मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, चलिए अब हम मेन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग किसी को डाउट हो तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा क्लास के एंड में,
सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो वेटेज है काइनेमेटिक्स का मैं आपको बता रही हूँ। देखो काइनेमेटिक्स में आपके दो पार्ट आते हैं, एक आता है 1D और एक आता है 2D। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1 डायमेंशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन करेंगे वो हम 2 डायमेंशन में करेंगे। तो ये दो चैप्टर से आपका काइनेमेटिक्स बनता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स कंप्लीट 5 to 6% वेटेज लेता है, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर अब अभी हम पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशन, ये आपका 2% तक मतलब लेता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आपके 2 सवाल आ सकते हैं, और चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप उसको थॉरोली सुनते हैं, सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन करते जाते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, फॉर्मूला शीट बनाते जाओ, अगर ये आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड बी रेगुलर, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब ये चैप्टर इजी है, बट ये चैप्टर बेस है प्लेन के लिए। मोशन इन 2D जब आप करोगे वो आपको आसान लगेगा अगर आप 1D अच्छे से कर लेते हो तो। क्लियर है सबको? आप थम्स अप कर सकते हो, रिएक्शन दे सकते हो, बोलना जरूरी नहीं है। क्लियर है? ओके। सो सबसे पहले हम 1D का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या होता है मोशन इन 1D, बेसिक डेफिनेशंस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड इट्स टाइप, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप, एंड एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। ये आज हम कोशिश करेंगे कवर करने का, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शुरू ग्राफ्स। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पे कमांड होना बहुत जरूरी है। सो उससे पहले हम ये सारा बेसिक चीजें कवर कर लेते हैं। सो शुरुआत करेंगे एक ट्रेंड एनालिसिस से। ये आप चेक कर लेना, मैं आपको पीडीएफ ये शेयर करूंगी। 2010 से लेकर के 2022 तक जो सवाल पूछे गए हैं काइनेमेटिक्स से, उनका नंबर है ये 1 2 4 1 2 4 3 2। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काइनेमेटिक्स से 3 से 4 सवाल बन सकते हैं। और काइनेमेटिक्स में दो चीजें हैं, 1D 2D। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 1D, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और काइनेमेटिक्स में भी मैंने आपको बताया 1D 2D दो पढ़ेंगे हम लोग। सो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। जो बॉडी मोशन में है, ठीक है, उसका कारण क्या है, वो तो आता है आपके पास डायनेमिक्स में। अब वो मोशन में है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो आपके पास कहाँ आता है? काइनेमेटिक्स में। तो मैकेनिक्स के दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच एनालाइजेस द इफेक्ट्स यानी पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। और ये मोशन का कारण क्या है, मोशन हो ही क्यों रहा है, वो हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। जब आप पढ़ेंगे ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम, उसके अंदर आप कारण पढ़ते हैं। वर्क एनर्जी पावर में आप कारण पढ़ते हैं कि क्यों मोशन हो रहा है। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच एनालाइजेस द कॉज ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, दैट इज द फोर्स। फोर्स है ना कारण मोशन का। किसी चीज पे मैं धक्का लगा रही हूँ, कोई फोर्स लगा रही हूँ, तभी तो वो मोशन में आएगा, राइट। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर आपके पास जो बेसिक बेसिक कुछ की पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो चीज है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। सो इसके लिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप और आपके ग्रैंडफादर बस के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपके ग्रैंडफादर है, एंड यू आर वेटिंग फॉर बस। यहाँ आपके पास घर है, यहाँ पर आपके पास क्या है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। सो आपके ग्रैंडफादर आपसे पूछते हैं कि जो आपको सामने घर पे घर दिख रहा है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो आपका क्या जवाब होगा? दे आर वेटिंग फॉर अ बस। तो सामने जो घर दिख रहा है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है? कम ऑन, बहुत इजी सवाल है। मैम रेस्ट पर है। रेस्ट पे है। फिर सडनली आपके पास बस आती है, ठीक है, बस में बहुत सारे बंदे भी बैठे हैं और ये लोग बस में चले जाते हैं दोनों। अब इनके ग्रैंडफादर फिर से सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि ये जो बंदे आपको दिखाई दे रहे हैं बस के अंदर, क्या वो रेस्ट पे है या मोशन पे? वो दोनों बस में बैठे हैं, क्या वो रेस्ट पे दिख रहे हैं या मोशन में दिख रहे हैं? आप भी बस में बैठे हो, आप बाकी लोगों को देख रहे हो जो बस में बैठे हैं, आपके विद रिस्पेक्ट टू आपको रेस्ट पे लग रहे हैं, मोशन पे लग रहे हैं? मैम रेस्ट पर ही है वो हमारे पॉइंट से तो। या जब आप बस के अंदर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बंदे आपको रेस्ट पे दिख रहे हैं, बट इसी बस को जब आप आते हुए देख रहे हो तो बंदे आपको रेस्ट पे दिख रहे हैं, मोशन पे दिख रहे हैं? मैम मोशन में। मोशन पे दिख रहे हैं। यानी कि आप कहां से देख रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप बाहर बैठ के देख रहे हो
या बस में देख रहे हो, आप बाहर से देख रहे हो तो ग्राउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप उसके मोशन को कैसे समझ पा रहे हो? कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, यही मोशन है। बस आपके पास चल रही है, क्लॉक आपकी चल रही है, आपने देखा 5 सेकंड में बस यहां से यहां चली गई, तो ये मोशन हो गया। आपने पेड़ को देखा या आपने घर को देखा, आपने वही 5 सेकंड में उन दोनों को देखा, तो वो रेस्ट पे है, वो वहीं के वहीं, उनका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। ये तो हो गया मोशन एंड रेस्ट। अब इसमें भी एक कहानी क्या है कि आप देखते कहां से हो। जैसे अगर आप बाहर ग्राउंड से देख रहे हो तो आपको जो बस है वो मोशन में दिख रही है। जब आप बस के अंदर से देख रहे हो तो आपको जो पर्सन है वो आपको क्या दिख रहे हैं? रेस्ट पे। जब ग्राउंड से देख रहे हो उन पर्सन को तो बस के साथ मोशन पे है, और जब बस में बैठ के देख रहे हो तो वो पर्सन आपके पास रेस्ट में हो जाएंगे। सो इसी को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यहां से कहानी आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है कि कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है कुछ भी चीज। अगर आप ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज को देख रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये रेस्ट पे है, आप चले जाओ मून के ऊपर, तो आपके ट्रीज रेस्ट पे है कि मोशन में? मोशन। मोशन में। सो देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है, उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है तो मोशन है, नहीं तो आपके पास रेस्ट है। अब जो ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करोगे? मान लो एक बस इस जगह से इस जगह तक गई, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गई, तो कोई आप तरीका तो ढूंढेंगे ना जिससे आप ये बता सके कि ये 5 मीटर इधर चली, या फिर ये 2 मीटर इधर चली, या फिर ये 4 मीटर ऊपर चली। तो एक तरीका चाहिए आपको। वहां पर आते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड। आप सबने मैथमेटिकल टूल में पढ़े होंगे एक्स वाई जेड। अब यहां पर आप देखते हैं वो एक्स में कितना चली, वाई में कितना चली और जेड में कितना चली। ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक दो इंपॉर्टेंट बातें। एक तो आपके पास घड़ी होनी चाहिए, तभी आप एक जगह से दूसरे जगह पर बता पा रहे हैं कि मोशन है। टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेक करना पड़ेगा ना। दूसरा, आपके पास ऑब्जर्वर चाहिए आपको। ऑब्जर्वर नहीं है तो क्या मोशन और क्या रेस्ट, कहाँ से देख रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है आपके पास ऑब्जर्वर कहाँ है, ठीक है। तो क्लॉक जरूरी है, ऑब्जर्वर जरूरी है, तभी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बता पाएंगे कि क्या हो रहा है वहां पर, क्या मोशन हो रहा है, क्या रेस्ट हो रहा है। क्लियर है सबको? सो अब ये दोबारा से एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं। मोशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, समय के साथ। समय आप चेक करते जा रहे हो और एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह को बदल दिया, वो मोशन है। समय आप चेक करते जा रहे हो, पोजीशन ही नहीं बदल रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट पे है। जो भी मोशन है वो आपके पास कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की। ऑब्जर्वर का भी इंपॉर्टेंस है और ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इन दोनों से बनेगा एक मोशन। फिर देयर इज नथिंग लाइक ऑब्सोल्यूट मोशन एंड ऑब्सोल्यूट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे भी हो सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपके पास? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर having a clock with respect to which the observer can describe the position, displacement, acceleration of a moving object. उसमें आपके पास ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से आप सारी चीजों को मेजर करते हैं। क्लियर है ये की पॉइंट सभी को? बोलिए बेटा। यस मैम। ओके ग्रेट। यस मैम। चलिए अब ना मोशन इन 1D स्टार्ट करने से पहले जो नॉलेज आपको वेक्टर्स की होनी चाहिए है, मैं वो रिवाइज करा रही हूँ। वेक्टर सबको आता है? वेक्टर सबको आता है? बताइए किस किस को वेक्टर्स का अच्छा नॉलेज है? वीरपाल सोच रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिकल टूल किस किस ने किया हुआ है ये बताइए। डिफरेंशिएशन आता है? डिफरेंशिएशन, यस मैम। डिफरेंशिएशन आता है। ओके, इंटीग्रेशन आता है? यस मैम। वेक्टर्स आता है? वेक्टर्स का नॉलेज नहीं, राइट? यस संदीप बोलिए बेटा। चलिए ठीक है, देखिए ये वाली वीडियोस भी आपको बिटल लिंक पे मिल जाएंगी। मैथमेटिकल टूल मैंने वहां करा रखा है। आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ चीजें आनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी आपकी जरूरी है। सबसे पहले इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन,
वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस वगैरह जो होता है, ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा मैं लिख रही हूँ, तो वो आपके पास क्या है, कॉस थीटा। तो ये आपके पास चेंजेस कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर चैप्टर में आपको यूज करना है। ये इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास इस पे क्वेश्चन आ रहा है, बट इसके बिना फिर न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो मैम ये ये 10th से रिलेटेड भी है? किससे रिलेटेड है बेटा? मैम वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो जो 10th में थे बस वही है या फिर और न्यू भी है? नहीं, वही है, साइन कोस टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट, यही तो होते हैं, ठीक है। और ओके आपके मैम। पास वहां कुछ वैल्यूज थी 0 से लेकर के 90 तक, ठीक है, यस वो मैम। सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन कोस क्वाड्रेंट रूल्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, कैसे कन्वर्ट होता है, इतना बेसिक समझो। बाकी फिर जो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज आते जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे साथ में, ठीक है। जैसे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो इस पे काम करना है, और किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछते जाइए। अब आगे चलते हैं, जो अभी इस चैप्टर में यूज होने वाला है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे पोजीशन चेक करना है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, और मुझे बताना है किसी को भी कि इसका पोजीशन क्या है, मैं इसको डिफाइन करना चाहती हूँ कि कहां पर है, तो वो करने के लिए मैंने 3 एक्सिस सिस्टम लिया, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड मान लो ये आपके पास हो गया। अब मैं एक्स वाई जेड कैसे बनाती हूँ, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक हो गया जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन में हम इसको देख रहे हैं। सो एक्स, अब ये जो, अगर ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हो कि ये कहां पर है। जैसे अगर मैं एक्स में देखूं, यहाँ पर एक मैं नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देती हूँ और यहां से इसको ऐसे बनाते हैं, तो ये एक्स में इतना आगे है, ठीक है। वाई में ये कितना आगे है, आप इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये आपके पास वाई में इतना आगे है। और ये जेड में कितना आगे है आपके पास, यहां से आप देखेंगे जेड में कितना आगे, ठीक है। एक्स में, वाई में, जेड में आपने बता दिया। अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसे मोशन होता, ये एक कार है, ठीक है, और ये ऐसे चल रही है और इसकी पोजीशन आपको बतानी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो ये आपके पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। इसको बताने के लिए, जैसे सड़क पे चल रही है, रोड पे चल रही है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस ही चाहिए कि ओरिजिन से वो कितना आगे है, ओरिजिन से कितना पीछे है। तो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको कितने डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है। पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ एक ही डायमेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, नेक्स्ट में 2 डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 डायमेंशन, आपने एक बॉल को थ्रो किया, आपने फेंका और आपके फ्रेंड ने कैच किया, तो वो हवा में ऐसे जा रही है, तो वो एक्स में भी चल रही है और वो वाई में भी चल रही है, तो वहां पर 2 डायमेंशन मोशन हो गया, ठीक है। तो ओरिजिन से इसको बताते कैसे हैं, जैसे ये ओरिजिन हो गया, ये 0 0 0 पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट है जिसको आपको बताना था पोजीशन क्या है उसका, ठीक है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स देख लिए एक्स वाई जेड के हिसाब से क्या है एक्स वाई जेड। अब इसको मैं लिखूंगी कैसे, ऐसे लिखेंगे इसको, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आई जे के क्या होते हैं आपके पास, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सबको? गौतम, आकांक्षा, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? मैम आ रही है। संदीप एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए उसको। हाँ जी, तो आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन बताते हैं। एक्स डायरेक्शन को अगर मुझे बताना है तो मैं आई कैप एक यूनिट वेक्टर से दिखाती हूँ, वाई डायरेक्शन को मुझे बताना है तो मैं जे कैप यूनिट वेक्टर से दिखाती हूँ, और जेड डायरेक्शन को मुझे दिखाना है तो के कैप से दिखाती हूँ। तो जो भी उनकी वैल्यू है, मान लो वो 2 मीटर आगे है एक्स में, तो मैं लिखती हूँ 2 आई कैप। वाई में वो कितना है, मान लीजिए 3 जे कैप। 2 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है कितना आगे है, और आई जे क्या है, डायरेक्शन है, और मान लीजिए जेड में 1 है, ये के कैप। तो ये होता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सबको समझ में आया पोजीशन वेक्टर? वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन with respect to origin of a coordinate system is called position vector. क्या बताता है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन हम किससे दिखा रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप से। मैग्नीट्यूड किसे दिखा रहे हैं, वो जो नंबर जो आपने इसके आगे लिखा। और किसके विद रिस्पेक्ट टू बता रहे हो, ओरिजिन से एक्स पे कितना आगे चला भाई, वाई पे कितना चला और जेड पे कितना चला, वो हम दिखा रहे हैं। क्लियर है सबको? अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ लीजिए, मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, दो ही एक्सिस से समझाती हूँ मैं आपको, ये आपके पास एक्स और वाई, ये आपके पास एक्स हो गया। मान लो कि एक पॉइंट यहां से यहां चला गया, अगर मुझे पोजीशन वेक्टर दिखाना है इस पॉइंट का, तो मैं ओरिजिन से इस तरीके से ड्रॉ करूंगी एरो के साथ, ये हो गया आपके पास R1। अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर दिखाना है तो मैं ओरिजिन से ड्रॉ करूंगी, ये हो जाएगा आपके पास R2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये पॉइंट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे लिखते हैं, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, ठीक है। अब R2 को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज R2, मान लेते हैं ये पॉइंट है X2, Y2 एंड Z2, ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास है X1, Y1, Z1। सो X2 माइनस में X1 आई कैप प्लस में Y2 माइनस में Y1 जे कैप, ठीक है, और Z तो है ही नहीं, मैंने 2 डायमेंशन लिया तो Z1 Z2 को 0 कर देते हैं, ये है ही नहीं, दो दो बस 2 पॉइंट तक लेते हैं। Z भी होता तो क्या होता, Z2 माइनस Z1 इंटू में K कैप, ये आपने क्या दिखा दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन कर दिया आपने, क्लियर है। यही चीज मैंने आगे करके भी इसमें भी है, फिगर में भी देखो, ये R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, R2 पोजीशन वेक्टर है, और आपको निकालना था P से Q तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो खैर मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इसमें क्या करते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस में इनिशियल कोऑर्डिनेट, और साथ में आप लगा देते हैं आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर एक्चुअली में जो यूज होता है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होता है। कैसे होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मान लो ये आपके पास एक आपको दिख रहा है एरो, एक आपके पास ये एरो हो गया, और एक आपने ऐसे, तो पोजीशन वेक्टर को तो आपने ऐसे दिखाना पड़ेगा, ओरिजिन से जिस पॉइंट तक का लेना है वहां तक एरो, ओरिजिन से जिस पॉइंट तक का लेना है वहां तक एरो। आपको निकालना क्या है, पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू, तो क्यू माइनस में पी हम करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, आपको एक तीर जो दिखाई दे रहा है ना, जो सेम ऑर्डर में होते हैं, मान लो ये आपके पास R1 है वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर को मैंने ले लिया S वेक्टर, और ये आपके पास है R2 वेक्टर। सो जो सेम डायरेक्शन में तीर चल रहे हैं, जैसे ये आपके पास R1 और S, R1 वेक्टर प्लस में S वेक्टर, दिस इज इक्वल टू जो अपोजिट डायरेक्शन वाला तीर होता है, तो यानी किसके बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर का। अभी हमें निकालना क्या था, ये निकालना था। सो S वेक्टर क्या हो जाता है, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट करके निकालते हैं। अब R2 R1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जैसे R1 की क्या है X1 आई कैप प्लस Y1 जे कैप प्लस Z1 के कैप, R2 की क्या है X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये आपको अभी 1D में तो दिक्कत नहीं आएगी ऐसी कोई, लेकिन आपको 2D में ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बट मैंने अभी आपको बता दिया ये यूज हो सकता है आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो 5 पैरामीटर्स कौन से हैं। एक तो आपके पास डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक स्पीड है, एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और एक और भी करेंगे हम लोग जर्क लास्ट में, ठीक है। मेन 5 कौन से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। फॉर एग्जाम्पल अपनी क्लास में है एक सीमा और एक है गौरी, पोजिशन ए पे है सीमा, पोजिशन बी पे है गौरी, ठीक है। सो सीमा को गौरी से मिलने जाना है, तो वो अलग अलग रास्तों से जा सकती है। पहला जो उसने रास्ता चूज किया वो ऐसे किया, ऐसे घूमते फिरते मस्ती में आज तो सीमा से मिलेंगे, वो पहुंच गई, पाथ 1, ठीक है। फिर हमने देखा दूसरे पाथ से वो जा रही है सीधी, भाई मुझे समय बचाना है, मैं सीधा रास्ता लूंगी, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे मिला, ये आ गया आपके पास सेकंड। फिर एक उसने लिया ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे, ये हो गया आपके पास थर्ड पाथ, ठीक है। सो किसी को भी बेसिक नॉलेज है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, तो 1 2 3 पोजीशन में ये बताओ डिस्टेंस कौन सा और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। मैम डिस्टेंस जो हमने टोटल पाथ कवर किया उसको डिस्टेंस बोल देंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो हम शॉर्टेस्ट पार्ट कवर करते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच वाला। ओके, सो इसमें मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन सा है।
मैम डिस्प्लेसमेंट सेकंड। मैम सेकंड पाथ। सेकंड पाथ डिस्प्लेसमेंट है और 1 और 3 Yes, ma'am. डिस्टेंस है। यस मैम। मैम yes वो distance. क्या कह रहे हो बेटा? बोलो बोलो। मैम बी पाथ डिस्प्लेसमेंट, वो सेकंड पाथ डिस्प्लेसमेंट है और वन पाथ जो है वो डिस्टेंस। ओके, अब थोड़ा सा करेक्शन करती हूँ आपकी नॉलेज में। तीनों डिस्टेंस है और सेकंड डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपने ही बताई ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो है बट वो शॉर्टेस्ट वाला है। क्लियर है सबको? तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रावर्स बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मान लो सिर्फ सेकंड पाथ से ही मैं जाती तो ये कोइंसिडेंस था कि ये शॉर्टेस्ट पाथ भी था, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कहलाया, और इसने टोटल जो पाथ ट्रेवल किया वो डिस्टेंस भी तो है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, 1 2 3 डिस्टेंस तीनों है बट इनमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? सेकंड वाला है। ओके, आगे चलते हैं। अब क्योंकि आप नीट का पेपर देने वाले हो तो चीजों को देखो कैसे समझना है। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट की सिंगल वैल्यू है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये समझ में भी आता है। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है, बाकी तो उससे ज्यादा ही होगा। सो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का सिंगल वैल्यू होता है। डिस्टेंस के काफी वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे कि 1 में अलग डिस्टेंस था, 2 में अलग डिस्टेंस था, 3 में अलग डिस्टेंस था। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट हैज सिंगल वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस का इट हैज मोर देन 1 वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव है। वो टोटल लेंथ हम लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। आप थोड़ा सा भी चल पड़ी तो डिस्टेंस में काउंट हो गया, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और डिस्टेंस आपके पास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जहां डायरेक्शन की बात आ जाती है वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होता है? सर्कल में चले आप, मान लो सीमा चली यहां से घूम के यहीं पर आ गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? दोबारा इनिशियल पोजीशन से चल के वहीं पर आ गई, डिफरेंस क्या हुआ? मैम कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये वाला था आपके पास, ए से बी गए, आपके पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, टाइम के साथ मान लो किसी भी ओरिजिन से आपने देखा 5 मीटर आगे चला गया। ओके, नेगेटिव कैसे होगा? एनी एग्जांपल? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल चलो ऐसे करते हैं, कौन है हमारे क्लास में? वीर है ना, वीरपाल। तो वीरपाल क्या करते हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाते हैं पहले 5 मीटर। आपकी घड़ी चल रही है, सब लोग टाइम नोट करते रहना। ठीक है, टाइम चल रहा है अभी। 3 सेकंड में जो वीरपाल है 5 मीटर आगे ट्रेवल कर गया, बट उसको कुछ सामान लेना था, वो वापस से घूम गया और अगले 2 सेकंड में मान लीजिए वो यहां पहुंच चुका। ये डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल कर लिया 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया? आपकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? अब फाइनल पोजीशन आपकी ये हो जाएगी ना, ये वाली सी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 5 - 3 कितना हो गया? 2 मीटर, राइट? अगर डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस तो 5 + 3 आप करते, सीधा 8 मीटर का डिस्टेंस होता। बट डिस्प्लेसमेंट देखिए टाइम के साथ घट गया। अगर आपने डायरेक्शन पलट दी तो, डायरेक्शन नहीं पलटते तो क्या होता? 5 और 3 ऐड हो जाता। मान लीजिए जो वीरपाल है वो सीधे ही चल रहे हैं, यहीं पर आ गए। स्ट्रेट लाइन मोशन में आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन। अगर आप बोल रहे हो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रही, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ही वैसे भी।
सो सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम. अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज विद टाइम तो मैंने बता दिया. नेगेटिव का मतलब समझ में आया ना? देखो, साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं. अगर आप इधर जाते हैं इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर जाते हैं इसको हम नेगेटिव लेते हैं. अगर मान लीजिए इस पोजीशन से मैं आगे 2 मीटर चली, मेरा ये ओरिजिन है, इससे मैं आगे चली तो +2 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट है. इसी पोजीशन से मैं 2 मीटर पीछे चली तो मेरे पास -2 मीटर आएगा. तो नेगेटिव का मतलब तो ये हो गया. और डिक्रीजिंग का आपके पास क्या है कि टाइम के साथ उसका वैल्यू जो है वो घट गया, डायरेक्शन पलटने की वजह से. समझ में आया? तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में लेते हैं पॉजिटिव. ये आपका ओरिजिन हो गया. ओरिजिन से आगे पॉजिटिव, ओरिजिन से पीछे नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और लास्ट मैंने आपको बताया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स है. पहला जो ग्राफ है देखो ध्यान से, डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बनाया है. समय के साथ डिस्टेंस को नेगेटिव कर रहे हैं, बट डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है टाइम के साथ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज ही होगी ना, डिस्टेंस की वैल्यू. सो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है. दूसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनाया, ऐसे घुमा दिया इसको. अब मैं यहां पर देखूं तो इस टाइम के विद रिस्पेक्ट टू 2 पोजीशन है. क्या एक बॉडी एक समय पर 2 जगह हो सकती है? नो मैम. नहीं हो सकती. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. सो इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके कि आपको सर्टेन ग्राफ बना के दे देंगे, पूछेंगे कि ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल नहीं है. तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो है. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ठीक है. और आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे, कमेंट करेंगे अपना आंसर. चूज करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. चलिए, मैम थर्ड. संदीप ने आंसर किया है थर्ड. डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. अभी हमने देखा कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, बट डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है. सो अगर हम देखें, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. समझ में आया ये? कि मान लीजिए आपके पास वही पोजीशन है, ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, एक बच्चा ऐसे जा रहा है, एक बच्चा ऐसे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर है सपोज, और ये मान लो 6 मीटर है, ठीक है. और मान लीजिए यही पोजीशन लेता है तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है. स्टूडेंट इसी पाथ से जाता है तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है. लेकिन एक स्टूडेंट इससे जा रहा है, एक स्टूडेंट इससे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो गए ना. डिस्टेंस आपके पास ज्यादा हो सकता है, ओके, और इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के साथ जब वो स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है. मोशन इन वन डायमेंशन इन वन डायरेक्शन, मान लीजिए ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है. डायरेक्शन नहीं बदल रही तो डिस्प्लेसमेंट क्यों बदलेगा? अब आगे चलते हैं. ये सवाल कीजिए, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज ABCD. ABCD आपसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट बाय में डिस्टेंस. आपको ये तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर है या आपके पास छोटा है. अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से कोई चीज छोटी होगी तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा ना. 2/3 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग. तो या तो इक्वल है या लेस देन 1 है. सी जतिन, वेल डन. अब आगे चलते हैं. A body covers 1/4 part of circular path. Calculate the ratio of distance and displacement. आपके पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसने कितना हिस्सा ट्रेवल किया है, 1/4 पार्ट.
1/4 कितना हो गया? सिर्फ इतना, ABO। अपना माइक ऑफ रखिए बेटा। ओके, सो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये एंगल हो गया 90। डिस्टेंस क्या होगा? जो एक कर्व्ड पाथ है ये, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सीधा रास्ता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। तो डिस्टेंस कितना है बेटा? कोई बताएगा फटाफट, क्विकली? बहुत इजी सवाल है। डिस्टेंस क्या होगा ए से बी जाने में? मैम πr/2। यस, ग्रेट। पाई आर बाय में 2। बेसिकली पूरा सर्कल में सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और आप उसका कितना हिस्सा चल रहे हैं? 1/4। 2πr/4 कितना हो गया? 2πr/4 πr/2। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? A to B। मैम √2r²। √2r², ऐसे? यस मैम। ठीक है, आपने क्या किया? ट्राइंगल लिया। आपको ये डिस्टेंस पता है r, ये पता है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? p² + b²। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? r² प्लस में r²। सो h कितना हो गया आपके पास? √2r²। ठीक है, यानी √2r। अब आपको रेशियो क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, यानी आपके पास πr/2 डिवाइडेड बाय में √2r। r से r कैंसिल, कितना हो जाएगा? ये पाई बाय में 2√2। क्लियर है? एनी डाउट? आसान सवाल था। आगे चलते हैं। ये सवाल कीजिए, इसमें तो आपने निकाल दिया। आपने कैसे निकाला? इसमें ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल था, आपने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये सवाल है, क्या आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B पॉइंट। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये होगी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ? ये रेडियस है, ये रेडियस, ये सेंटर है। क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ? नो मैम। नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करेंगे? कैसे सवाल को करेंगे हम लोग? बताइए। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग वेक्टर्स कॉन्सेप्ट। हम मान लेते हैं ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपके पास क्या है? डी वेक्टर। सी से ए तक भी मान लो चलो आर वेक्टर हो गया। मैंने ऐसे डायरेक्शन दिखा दिया, आर उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये उसका डायरेक्शन है, तो मैंने वो वेक्टर के फॉर्म में दिखा दिया। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? आर जो आपको सेम डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में जो दिख रहे हैं, आर प्लस में डी, दिस इज इक्वल टू R2। ऐसे ही है ना? ये आपके पास देखो, ये ट्राइंगल बना है, ये आपके पास R1 है, ये D है, ये R2 है। ये सेम ऑर्डर में जो साइड्स हैं उनका सम इज इक्वल टू थर्ड साइड विच इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये आपके पास R1 + D इज इक्वल टू R2। हमें निकालना क्या था बेटा? R2 - R1। आपको क्या करना है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन का एक फॉर्मूला होता है, किसी को पता है? रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का? एनीवन? यहां पर मैं साइड में लिख रही हूं। अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है? सो आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली। सो दिस इज इक्वल टू √ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ये होता है फॉर्मूला वेक्टर एडिशन में। जब आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं a - b, सो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दिस इज इक्वल टू √ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी मैं आपको पूरा बोल के बता रही हूँ, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बाद में मैं ये वेक्टर वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन सब हटा दूंगी, आपको बाद में याद हो जाता है। सो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर -2ab cos थीटा।
माइनस जब होता है तो यहाँ बीच में यहाँ माइनस आ जाता है, जब प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है। सो बेसिकली यहाँ माइनस है, यानी यहां से अगर मैं रिजल्टेंट लिखना चाहूं, यानी मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं, तो मैं कैसे लिखूंगी? दिस इज इक्वल टू, अब ए वेक्टर मेरे पास क्या है? R1, और बी वेक्टर क्या है? R2। मैग्नीट्यूड क्या है? R1 R2 लिख देते हैं, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर माइनस में 2R1 R2 कॉस थीटा। ठीक है, और बेसिकली R1 R2 के बराबर है, सर्कल में चल रहे हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस में 2R स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2R स्क्वायर माइनस में 2R स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से हम लोग 2R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस में कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास है 1 माइनस में कॉस थीटा, यानी कि हमारे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे पास 2 थीटा ना होके थीटा है, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। ये हमको पुट कर देना है। तो मेरे पास b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2R स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा को हम ये पुट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2। अब यहां से क्या है देखो, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट क्या हो जाता है? 2R स्क्वायर का रूट R साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। यहां से मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया। सवाल में सीधा भी कर सकती थी। सीधा कैसे कर सकती थी? थीटा को 120 पुट कर देती। दो वेक्टर्स R1 R2 के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री है। यहाँ पर आप 120 पुट करते, कोस 120 होता है -1/2। जैसे ही आप -1/2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पर अंडर रूट में क्या बचेगा? 2R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। आपका आंसर आ जाता अंडर रूट 3R। ये आपका आंसर आता अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते। बट मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया जिसकी हेल्प से आप सर्कल के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में विच आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था ए से बी, यहाँ एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री है ना। तो इस फॉर्मूले में पुट करो जरा, 2R साइन 90 बाई में 2 कितना हो जाएगा? 2R साइन 45 डिग्री। 2R साइन 45 कितना होता है? 1/√2, यानी √2R। क्या मेरे पास यही आंसर नहीं आया था? √2R। आप क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूले से आप कमाल कर सकते हो। फटाक से इसमें वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे इस सवाल में हमारे पास थीटा कितना था? 120 डिग्री। 2R साइन 120 बाय में 2, 2 1 जा 2 6 जा 12 60, 2R साइन 60। एंड साइन 60 कितना होता है बेटा? कोई बताएगा साइन 60 कितना होता है? मैम √3/2। √3/2। 2 से 2 कट गया। क्या मेरे पास यही आंसर नहीं आया था? √3R। ठीक है, तो आप सर्कल के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में विच आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जस्ट पुट इट इन दिस फॉर्मूला और यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट बाय यूजिंग दिस। यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सर्कल में मेंशन कर रही हूँ। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करती तो मेरे पास ये आंसर आते, और फिर मैंने यहाँ पर आपको पुट करके भी दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? थम्स अप कीजिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो। बोर तो नहीं हो रहे? ओके, अब बात करते हैं स्पीड की। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। स्पीड क्या होता है? रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन पर यूनिट टाइम। उसका पोजीशन कितना चेंज हो रहा है। लिखते कैसे हैं हम स्पीड को? डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होती है एसआई सिस्टम में, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। डायमेंशन क्या होता है स्पीड के? डिस्टेंस का क्या होता है? एल। टाइम का क्या होता है? टी। तो आपके पास डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी की पावर -1। अब न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पर क्या है कि कई बार आपको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ती है। जैसे किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड जाना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18, वो आपका मीटर पर सेकेंड में बन जाएगा। अगर आपको उल्टा जाना है तो आप उस हिसाब से भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीटर पर सेकेंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, सो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, बुक्स में कई बार क्या होता है कि वेक्टर को ऐसे ना दिखा के बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है ना, जैसे मान लो ऐसे दिखा रखा होता, इसका मतलब वेक्टर है, बट यहाँ स्पीड है तो आपके पास सिंपली ऐसे लिखा होगा। अगर ऊपर ये एरो एरो बना दे तो हमारे लिए इजी हो जाता है, बट कई बार ये नहीं होता तो समझ जाना। अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड है हमारे पास 4। सबसे पहले होती है यूनिफॉर्म स्पीड। कोई बताएगा मुझे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? आपने 9th-10th में जरूर करा होगा ये, बताइए। मैम जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो वो यूनिफॉर्म कहलाती है। यस, और नॉन यूनिफॉर्म जब कहलाएगी जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर करे। ओके। और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते तो मैम पता नहीं। वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ओके। आपके पास पहला जो है यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बताया आपने। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, मान लो 1000 मीटर ट्रेवल किया 60 सेकेंड में, नेक्स्ट 60 सेकेंड में भी 1000 ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो या तो आपके पास वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल टाइम पीरियड में, ठीक है, या फिर आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम पीरियड में। दोनों ही केसेस में क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1000 मीटर ट्रैवल किया 60 सेकंड में और नेक्स्ट 1000 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है 120 सेकंड्स में, सो आपके पास ये क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 500 मीटर ट्रैवल किया और ट्रैवल किया मान लीजिए 6 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रैवल किया है 500 मीटर 6 सेकेंड में, 6 तो थोड़ा ज्यादा छोटा टाइम ले लिया, 5 मिनट ले लेते हैं, चलो 5 मिनट की ड्यूरेशन में कभी वो टाइम ऊपर जा रहा है, सॉरी कभी स्पीड ऊपर जा रही है, कभी स्पीड नीचे जा रही है, सो आपके पास क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये कहानी चल रही है, ठीक है, वेरिएबल है स्पीड। सो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय में टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड। 500 बाय में 5 को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, अगर मीटर पर सेकंड में दिखाना है। सो एवरेज स्पीड का मतलब फील क्या होता है, क्या जरूरत है एवरेज स्पीड की? अब क्या होता है, एवरेज स्पीड से अभी अलग अलग वेरिएबल स्पीड चल रही थी, एवरेज स्पीड से क्या होता है? एक ऐसी स्पीड निकल के आ गई आपके पास, सिंगल एक स्पीड, जिससे इसी डिस्टेंस में यही डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है, और वो निकालते कैसे हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस नाम से ही समझ में आ रहा है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना स्पीड है। मान लो कि आप जा रहे हो स्कूल से घर, ठीक है, और आप चल रहे हो मान लीजिए स्कूल से घर, और आपको घर जाना, आपको देखना है टीवी पे कुछ बढ़िया सी मूवी। आप क्या करते हो? स्कूल से निकलते हो, अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अगर देखूं कि आपकी स्पीड कितनी है, मान लो यहाँ से अगर आप, मान लो ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, होम से दिखा दिया मैंने, और यहाँ आप अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तेजी से भागते जा रहे हो, और मैं पूछूं कि यहाँ बताओ कितना स्पीड है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में बताओ कितना स्पीड है, ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दूं तो क्या होता है आपके पास? एवरेज स्पीड, ठीक है। एक्स से टोटल टाइम को हम दिखाते हैं डेल्टा टी से। जब हम पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा होता है, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। सो हमारे पास डेल्टा टी अप्रोच करता है 0 को, तो डेल्टा एक्स बन जाता है dx, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट माइक्रो सेकेंड टाइम डिवाइडेड बाय में स्मॉल टाइम, डेल्टा टी बन गया dt। सो dx बाय dt आपके पास क्या होता है? v इंस्टेंटेनियस। क्लियर है ये बात सबको? dx बाय dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। सवाल किस पे आते हैं? एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे। उसमें भी सबसे ज्यादा सवाल किस पे आते हैं? एवरेज पे आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वेलोसिटी,
अब वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन और आ जाएगा। देखो वेलोसिटी में होता है डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज स्पीड, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम एवरेज। और आपके पास स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय में टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसका डायमेंशन और स्पीड का डायमेंशन सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या, एल ही होगा, टाइम का टी होता है, तो एल टी माइनस 1 हो गया। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। यूनिट्स आपके पास मीटर पर सेकंड इन एसआई, एंड सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वही आपके पास टाइप्स बनते हैं, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इंस्टेंटेनियस और एवरेज अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। एवरेज आप कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट पाई में टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लीजिए आपने डेल्टा आर से दिखा दिया और ये टाइम डेल्टा टी से, जब आप डेल्टा टी को अप्रोच कराते हो जीरो को, सो डेल्टा आर आपके पास क्या हो जाता है, डी आर, और डेल्टा टी आपके पास क्या हो जाता है, डी टी। सो ये होता है आपके पास डी आर बाई डी टी, एवरेज वेलोसिटी। फिर आप जिस भी समय पर निकालना चाहते हो वो समय हम पुट कर सॉरी ये होता है आपके पास डी आर बाई डी टी क्या होता है, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ये होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। फिर जो भी टाइम हम निकालना चाहते हैं वो टाइम हम पुट करते हैं, उस इंस्टेंट पे हमको वेलोसिटी आ जाती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, जिसका ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले आपके पास, क्योंकि देखो वेलोसिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है, और इनमें से कोई भी एक बदल गया ना तो वेलोसिटी बदल रही है। जैसे आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है ना सर्कल में, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आप गए, तो हो सकता है कि इसका स्पीड सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है। सर्कल में कोई भी चीज चलती है तो उसका डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे बदल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन बदल गया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, जिसका डायरेक्शन भी ना बदले और मैग्नीट्यूड भी ना बदले। और ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। डायरेक्शन तो तभी आपके पास सेम रहेगी जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, डायरेक्शन को रिवर्स भी नहीं करना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इधर मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस, या बोथ चेंजेस, दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सवाल किस पे ज्यादा आते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। स्पीड में किस पे ज्यादा आते हैं, यूनिफॉर्म सॉरी एवरेज स्पीड पे। अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी और देख लेते हैं। स्पीड क्या था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ बॉडी, डिस्टेंस बाय में टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। स्पीड आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। जैसे आपके पास गाड़ी चल रही है और गाड़ी में आपका स्पीडोमीटर लगा होता है, आप देखते हो कोई भी गाड़ी चला रहा, बोले भाई धीरे चला लो या तेज चला लो, ठीक है। उस केस में आपके पास डायरेक्शन नहीं बता रहा, वो सिर्फ स्पीड का मैग्नीट्यूड, आप गाड़ी की तेजीपन से बता रहे हो कि तेज है या धीरे है। वेलोसिटी क्या है, आपको डायरेक्शन भी बताती है। स्पीड आपके पास पॉजिटिव होगी या तो, या जीरो होगी, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आता है। और वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है। स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गया ना। स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, और आपके पास वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, तो दोनों आपके पास सेम हो गया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड इन जनरल ग्रेटर होती है क्योंकि इसमें डिस्टेंस होता है, तो या तो आपके पास ये बड़ी है या इस बराबर हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट्स, बोलिए। रिया, गौतम, ओके ग्रेट। अब आगे चलते हैं, अब हम कुछ सवाल करेंगे। कितना टाइम है हमारे पास, अब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। 9:30 10 तक है ना आपकी क्लास। अब आप लोग प्रैक्टिस करो, आपको 2-2 मिनट मिलेंगे। सवाल 1-1 मिनट के हैं, ये वाले तो जो अभी हम 2 दिन कर रहे हैं, फिर आगे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहला सवाल है, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट देन 2 मीटर वेस्ट, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। सभी बच्चे सॉल्व करके फटाफट जवाब देंगे। मैम टाइम तो गिवन ही नहीं है।
टाइम गिवन नहीं है, चलिए टाइम भी बता देते हैं। 3 मीटर ईस्ट इन 5 सेकेंड, ठीक है, देन 2 मीटर वेस्ट इन 2 सेकेंड। अब बताओ। इस पोजीशन से, अच्छा ईस्ट वेस्ट पता है ना, ये आपके पास नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट, तो 3 मीटर चला इधर 5 सेकेंड में, फिर ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी, फिर बी से वापस वेस्ट में चल पड़ा वो 2 मीटर इन 2 सेकेंड। तो फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, बताते जाओ मुझे, एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस या अपॉन में टोटल टाइम टेकन ग्रेट। तो 3 + 2 5, और टोटल टाइम कितना बाय लिया 7 उसने? 7 7, 5/7 मीटर 0.7 ठीक है, यस मैम ओके। ये आपके पास हो गया वी एवरेज को हम ऐसे दिखाते हैं। और एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालना हो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पोजीशन तक? 1 मीटर, और टाइम कितना लूंगी मैं? 7 टाइम तो टोटल ही लगेगा, ठीक है। इनिशियल फाइनल पोजीशन में पहुंचने में समय तो पूरा ही गया, 7 सेकेंड का। अब आगे चलते हैं, ये वाला बताइए। मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। मैम v1 + v2/2। ओके, एक आंसर हमारे पास आया है v1 + v2/2। बाकी बताइए, जतन, गौतम, रिया, वीरपाल। नो आंसर्स, अच्छा अभी देखते हैं गौरी का आंसर ठीक है या नहीं। गौरी ने किया था ना आंसर, यस मैम। ओके लेट्स सी। मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो देखो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस बाय v1 स्पीड, हाफ डिस्टेंस बाय v2 स्पीड, लेट अस अज्यूम जो टोटल डिस्टेंस है वो 2d है। तो आधा डिस्टेंस उसने d ट्रेवल किया v1 स्पीड से, और आधा उसने d ट्रेवल किया v2 स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2d। टोटल टाइम, अब इस जर्नी में उसको कितना समय लगेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड, यानी d/v1 कर दूं, ये आपके पास t1 हो गया। इस जर्नी में इसको कितना समय लगेगा? d/v2 कर दूं, यानी t2 हो गया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस में t2, यानी यहां पर अगर मैं पुट कर दूं d में v1 प्लस में d में v2, तो यहां से d कॉमन आएगा, d तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। आप 2 में नीचे एलसीएम लेंगे v1 v2 डिवाइडेड, सॉरी v1 v2 आप एलसीएम लेंगे, सो ये हो जाएगा v2 प्लस में v1। सो आपका आंसर कितना आ गया? 2v1 v2 में v1 प्लस में v2। सो गौरी थोड़ा सा करेक्शन है, आप v1 प्लस v2/2 तब लेंगे जब मान लो सेम समय के लिए, मान लो 5 सेकंड के लिए v1 है और अगले 5 सेकंड के लिए v2 है, उस समय आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं।
बट यहाँ पर जो कहानी है थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस उसने अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, कुछ डिस्टेंस उसने अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, तो आपको इस प्रोसेस से एवरेज स्पीड निकालना है। अब ऐसा ही एक और सवाल कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड v1 v2 सॉरी v3, फाइंड एवरेज स्पीड। कर रहे हो ना सॉल्व? मैम 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ग्रेट। और किसी ने निकाला? चलिए मैं बता देती हूँ। 3 इक्वल डिस्टेंसेस है, सो हम लोग क्या ले सकते हैं, d d d विद स्पीड v1 v2 v3। ये v1 से चला, ये v2 से चला, ये v3 से चला, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, d बाई v1। t2 टाइम कितना लगेगा, d बाई v2। यहाँ टाइम कितना लगेगा, d बाई v3। सो आपके पास v एवरेज हमें निकालना है। टोटल डिस्टेंस इज 3d बाई टोटल टाइम d बाई v1 प्लस में d बाई v2 प्लस में d बाई v3। सो 3d और ये d कॉमन ले लिया, v1 v2 v3 एलसीएम ले लिया नीचे। सो ये आएगा आपके पास v2 v3 प्लस में v1 v3 प्लस में v1 v2। ये v1 v2 समझ आ रहे हैं ना मेरे? तो d से d कैंसिल हो गया, ये आएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय में v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। गौरी यही था ना आपका आंसर? यस मैम। ग्रेट वर्क। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। A man covers half distance with speed v and remaining half with speed v1 and v2 for equal time intervals। सवाल को घुमा दिया। पहला हाफ तो ठीक है v से चल रहा है, नेक्स्ट हाफ 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में v1 और v2 स्पीड से चल रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड। कोशिश करो जरा। थोड़ा डायग्राम सोचो क्या हो सकता है। वीरपाल, जतिन, गौतम, रिया, सॉल्व कर रहे हो आप लोग? क्लास में हो? यस मैम। यस मैम। खाना खा लिया सबने? खाना खा लिया क्या? क्या खाओगे आफ्टर क्लास? इतनी लो एनर्जी लग रही है मुझे। खाना नहीं खाया इसका मतलब? खा लिया? अच्छा गौतम, आप क्लास से कितने बजे फ्री होते हैं स्कूल में? मैम स्कूल से 2 बजे फ्री होते हैं। ओके, उसके बाद आपका रूटीन क्या रहता है? सेल्फ स्टडी कितना कर पाते हो? सेल्फ स्टडी मैम क्या नाम है 3 बजे के बाद होती है स्कूल से आके। मैम मुखर्जी नगर का स्कूल है ना, मुखर्जी नगर में। अच्छा, तो कहीं आपने कोई ट्यूशन कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन किया है? कोचिंग मतलब मैथ का कर रखा है मैम। ओके, एंड रिया व्हाट अबाउट यू बेटा? यस मैम। आपने कोई कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन किया है? यस मैम। कौन से सब्जेक्ट के लिए?
मैम पीसीबी तीनों के लिए। पीसीबी, ओके, तो आपका शेड्यूल तो बहुत टाइट है फिर। यस मैम। एंड व्हाट अबाउट यू वीरपाल? वीरपाल प्रेफर करते हैं चैट में जवाब देना। मैम मैम मैंने Yes. कोई ट्यूशन नहीं लगा रखा। कोई ट्यूशन नहीं है? यस मैम। ओके, एंड गौरी बताइए बेटा। मैम कोई ट्यूशन नहीं है। ओके, सो सवाल किसी का निकला है या नहीं है बताओ। मैम निकला। नहीं निकला? मैम निकल गया। ओके, आंसर बताओ फिर। मैम 2v इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है। देख, मैम नीचे v1 प्लस v2 v1 इंटू v2 प्लस v होगा। चलो आप लोग नोट डाउन v2 करो आपका प्लस जो v। आंसर है, फिर मेरे वाले के साथ मैच करना। सही आए तो मुझे बताना। तो देखिए सवाल क्या है, मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, आधा डिस्टेंस तो चला स्पीड v से, एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं। एक बार स्पीड चला v1, एक बार स्पीड चला v2, तो मान लेते हैं 2 टाइम इंटरवल्स हैं t और t। ठीक है, ये v1 से चला, ये v2 से चला, तो v एवरेज आपके पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, वही 2d हो गया। यहाँ का टाइम तो आप सीधा निकाल सकते हो, मान लेते हैं हम ये t1 है, तो टोटल जो टाइम है t टोटल वो आपके पास एक्चुअली में क्या है, t1 प्लस में 2t। तो t1 आपका क्या हो जाएगा, d बाय में v, क्योंकि यहाँ पर जो है ये v स्पीड से चल रहा है ये हाफ डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर इसके इस t टाइम के अंदर v1 स्पीड से कितना डिस्टेंस वो कवर कर गया, कितना डिस्टेंस कवर कर गया। मैम v1t। v1t यहाँ कितना कवर कर गया, v2t, यानी d किसके बराबर है, v1t प्लस v2t। ठीक है, मान लो 2-2 घंटे का टाइम इंटरवल था, बट स्पीड अलग अलग थी तो डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर लिया, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो d ही बनेगा ना। यहां से हम लोगों ने t निकाल लिया, d बाय में v1 प्लस में v2, यहाँ पर t पुट कर देंगे। सो t1 आपके पास क्या है, d बाई v प्लस में 2, t क्या है आपके पास, d बाय में v1 प्लस में v2, तो d तो वैसे भी कैंसिल हो गया। सो आपके पास एलसीएम आएगा 2 बाय में v इंटू में v1 प्लस में v2। ठीक है, ये आएगा v1 प्लस में v2 प्लस में 2v। सो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2v इंटू में v1 प्लस में v2 डिवाइडेड बाय में v1 प्लस में v2 प्लस में 2v। किस किस का आंसर करेक्ट है? मैम मेरा सही है। वेल डन। बाकी करेक्शंस डन। एक और सवाल करोगे? चलो ये वाला करो। A bus covers half distance at speed v and remaining half at speed v1 for 1/3 time and v2 for 2/3 time. So मैं डायग्राम बना देती हूँ। आधा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है v स्पीड से और आधा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 1/3 टाइम के लिए v1 स्पीड से एंड 2/3 टाइम के लिए v2 से। तो टोटल टाइम हम यहाँ का तो ले लेते हैं t1 और यहाँ का t ले लेते हैं, जिसके अंदर t/3 टाइम के लिए उसने कितना स्पीड से किया है, v1, एंड 2/3 ऑफ t टाइम के लिए कितना स्पीड से किया, v2। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, जो आपके पास टोटल टाइम है t वो किसके बराबर हो जाएगा, t टोटल, t कैपिटल t लिख देते हैं। सो ये t1 मान लो, सो t1 प्लस में t होगा। यहाँ पर टोटल टाइम ही हमने t लिया, वहां पर हमने 2 टाइम लिए थे t तो 2t लेना पड़ा था, यहाँ पर लेकिन एक ही टाइम है t। अब यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v1 इंटू में t/3 प्लस में इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2 इंटू में 2t/3, और ये किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। यहां से हम लोग t की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड t फ्रॉम हेयर एंड पुट इट इन v एवरेज। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 2d बाय में टोटल टाइम t1 प्लस में t। तो ये वाला जो t है वो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे और t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाय में v। सो आप सभी ये सॉल्व करके मुझे
इसका आंसर जो है मेरे ऑफिशियल नंबर पे भेजेंगे, ठीक है? Yes or ओके no? मैम। ओके, आगे चलते हैं। A man covers a distance with speed v1 and v2 for 2 equal time periods। यहां पर आपका वो आंसर आ जाएगा v1 plus v2 by 2। इसने क्या बोला है? covers a distance with speed v1 and v2 for 2 equal time periods। Let us suppose उसने जो distance travel किया total वो तो है d। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। अभी क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, हाँ जी, हम कहाँ थे? मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स। ठीक है, तो टोटल टाइम तो 2t हो गया। सो v एवरेज मुझे निकालना पड़े तो दैट इज इक्वल टू d बाय में, डिस्टेंस तो मेरे पास टोटल d ही है, d बाय में 2t। सो d कितना d, और आपके पास ये हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? v1t। यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? प्लस में v2t, दैट शुड बी इक्वल टू d। सो t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? d बाय में v1 प्लस में v2। सो 2 इंटू में d बाय में v1 प्लस में v2। सो ये d से d कैंसिल, ये हो जाएगा v1 प्लस में v2 बाय में 2। ठीक है, सो आंसर d। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? एनी प्रॉब्लम बेटा? चलिए फिर अगले चलते हैं। 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन करते हैं। ये फन टाइप क्वेश्चन होता है ना। तो असर्शन रीजन में क्या होता है? 4-5 ऑप्शंस होते हैं। पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फिर आपके पास है इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन क्या? एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर भाई वो जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं उसका रीजन वो बता के देते हैं, फिर इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें से आपको टिक करना होता है 1 2 3 4 5। सो असर्शन क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम या तो स्मॉल है या इक्वल है टू द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम इंटरवल। रीजन क्या है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। तो ए बी सी डी ई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज या तो स्मॉलर या इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल। कोई भी एक इंटरवल ले लो, मान लो 5 सेकंड है, 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी या तो एवरेज स्पीड के बराबर है या फिर आपके पास छोटी होती है। और रीजन में दिया वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। गौरी, व्हाट डू यू थिंक? मैम बी, सेकंड वाला ऑप्शन। देखिए सिंपल बात ये है कि एवरेज वेलोसिटी जब आप लिखते हैं तो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड आप लिखते हैं तो डिस्टेंस बाय में टाइम। अब ये छोटा बड़ा या बराबर किस पे डिपेंड करता है? अगर आपके पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है, इस वजह से ये जो है डिफरेंस आ रहा है। आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है या तो छोटा है या बराबर है डिस्टेंस के। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, या तो छोटा है या बराबर है। ऐसा क्यों कहा हम लोगों ने? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका?
First, if both assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion. अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के जहां बराबर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर एक कार स्ट्रेट लाइन मोशन, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं. क्लियर है सबको? अब अगला देखिए. Average speed of body over a given interval of time is equal to average velocity of the body in the same interval of time if a body moves in a straight line in one direction. अभी मैंने आपको बताया ये चीज कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, क्योंकि उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है ना. तो रीजन में क्या है? बिकॉज इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे करेंगे. ये आप ले लीजिए रेडियस, ये भी आपका होमवर्क है. ये सवाल करना है, बताओ कितना टाइम हो गया? 52 हो गया. चलिए लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. या चलिए आप ये प्रैक्टिस करके आइएगा. मैं एक छोटा सा टॉपिक बता देती हूँ आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इस पे सवाल कैसे आते हैं, आपको क्या कर देंगे, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशनशिप दे देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल s इक्वल्स टू टी स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता है तो आप क्या करते हो, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हो. ds by dt इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू 2t. डिफरेंशिएशन पता है ना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा यहाँ पे. सो जो ये डिफरेंशिएशन करते हैं, यही आपके पास क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. क्लियर है सबको? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने क्या बताई, क्या होती है? जब मान लो आप घर से स्कूल जा रहे हो, आप लेट हो रहे हो, आप भाग रहे हो, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे मैं पूछूं कि वेलोसिटी कितनी है, वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. उसको हम लिखते हैं dr by dt से. अच्छा, dr by dt आपके पास एक चीज और होता है, स्लोप ऑफ r वर्सेस t ग्राफ. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनाती हूं और वहां पर मैं स्लोप निकालती हूं, तो वो आपके पास क्या होता है? dr by में dt. ठीक है, किसी को पता है स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? मैम tan थीटा. टेंजेंट थीटा. और मैं स्लोप ये भी बोल रही हूँ dr by dt. इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं. इसी क्वेश्चन से करते हैं. s इक्वल्स टू टी स्क्वायर है ना, तो यहां पर देखिए, अगर ये मान लेते हैं टाइम, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट. टाइम की वैल्यू 0 पुट करी, डिस्प्लेसमेंट 0. टाइम की वैल्यू 1 पुट करी, डिस्प्लेसमेंट 1. टाइम की वैल्यू 2, डिस्प्लेसमेंट 4. 3 9 4 16 मैंने यहाँ पर पुट करा टी की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट आती चली गई. और मैं इसका अगर ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे ग्राफ आता है. डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आया. मैं वैल्यू पुट करती गई और ऐसा नेचर का ग्राफ बन गया. मैंने पॉइंट्स को जोड़ दिया. फिर अगर मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर अब ये निकालना है कि स्लोप क्या है, तो स्लोप बेटा होता क्या है? स्लोप होता है आपके पास चेंज इन y डायरेक्शन बाय में चेंज इन x डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा यहां से यहां के लिए ये मेरे पास टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है. इतना टाइम के लिए मैं देख रही हूँ, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर y डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है वो मैं यहाँ पुट करती हूँ. चेंज इन y डायरेक्शन बाय में चेंज इन x डायरेक्शन. ये होता है स्लोप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंस्टेंटेनियस की बात जब हम कर रहे हैं, हमारे पास स्मॉल टाइम का चेंज है, उसमें अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो हम लोग क्या लिखते हैं? ds y में dt. x में जो आपका चेंज हुआ स्मॉल चेंज dt, बाय में y में जो आपका चेंज हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग dt के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ds. ठीक है, ds by dt. और जो अभी आई थिंक जतिन ने बोला था टेंजेंट थीटा, ये इसके बराबर है. टेंजेंट थीटा के बराबर भी. अब टेंजेंट थीटा आप कैसे निकालते हो? टेंजेंट थीटा आप निकालते हो इस किसी भी पॉइंट पर जिसके ऊपर आप स्लोप निकालना चाहते हैं या जहां पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं,
हम वहां पर क्या करते हैं, ऐसे एक टेंजेंट, इस पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसका हम लोग टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट थीटा एट दिस पॉइंट अगर हम बना रहे हैं दैट इज स्लोप। और इसी पॉइंट पर अगर मान लो ये जो टाइम है, ये टाइम की वैल्यू क्या है, मान लो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड, अगर मैं निकालना चाहूं इस टाइम के ऊपर कितना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपके पास, या तो आप डायरेक्ट देखते हो ग्राफ से, भाई t प्लॉट करके देखो t इज इक्वल टू 2 पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ds बाई dt कर लो, जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी है ds बाई dt किया, जैसे मैंने यहाँ पर ds बाई dt किया, सो मेरे पास ये क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 2t, और जिस समय पर पूछा गया है यानी t इज इक्वल टू 2 पर अगर पूछा है तो t की वैल्यू 2 पुट करो, उस पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस पॉइंट के ऊपर टच करते हुए लाइन जा रही है, उसका एंगल देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, उसका हम टेंजेंट लेते हैं, तो ये तीनों बराबर है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं, सो आपके पास वो क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होता है, ds बाई dt के बराबर होता है, ds बाई dt उस पॉइंट पे किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के बराबर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लास्ट में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो आप लोग ट्राई करके आएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं आई समझने में?